मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी और आपका पेपर होने वाला है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का। तो इससे संबंधित आपके सामने पूरी की पूरी वन शॉट क्लास कराने वाला हूँ। इसमें सारा का सारा रिवीजन होगा, आपका यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो इससे क्या होगा, आपके सामने आपको सारे के सारे जो पीडीएफ और नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं आपके सामने जो फ्री में जो नोट्स पढ़ा रहा हूं, आपके सामने फ्री में हमारे टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाकर टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना और जैसे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, ऊपर की तरफ आपके सामने यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ पीडीसी है, इस पे क्लिक करना और फिर यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना। जैसे इस वाले सेक्शन पे आओगे, आपको सर्च करना है यहाँ पर आकर एग्रीकल्चर। कोने में आपके सामने ये रहा है ना, यहाँ पर कोने में आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। फाइल वाले सेक्शन पे आने के बाद में एग्रीकल्चर ये स्पेलिंग रही, सर्च कर लेना और यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे से इस नोट्स को पढ़ लेना। पूरे नोट्स दे रखे हैं, नीचे की तरफ मैंने बाकायदा सारे देखो पर्सन करवा रखे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है सारे पर्सन भी मैंने आपको करवा रखे हैं। समझ में आ गया। साथ के साथ अगर आप क्या करना चाहते हो, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर प्ले लिस्ट से आपके सामने अन्य टॉपिक भी पढ़ लेना। चलिए पढ़ते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की तरफ। भारतीय कृषि का परिचय। क्या होती है भारतीय कृषि? भारतीय कृषि का परिचय। भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर अपन बात करें भारत की कृषि की, भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर किया जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों होती है भाई? जब भारत देश आजाद हुआ था तब 75% से ज्यादा जनसंख्या है वो आपके सामने किससे जुड़ी हुई थी भाई? आपके सामने एग्रीकल्चर या कृषि से जुड़ी हुई थी। आज के समय में बात करें, आपके सामने आंकड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी आपके सामने 30 से 40% जनसंख्या है या उससे अधिक जनसंख्या आपके सामने किससे जुड़ी हुई है? आपके सामने एग्रीकल्चर से, कृषि से जुड़ी हुई है ना भाई। आप में से वीडियो देख रहे हो, इसमें से अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र के 80% लड़के या बच्चे ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो आपके सामने किससे जुड़े हैं भाई? कृषि से जुड़े हुए हैं। उनके माता पिता कहीं ना कहीं कृषि जरूर करते हैं। कृषि का अर्थ ये नहीं कि आपको सिर्फ भोजन प्रोवाइड करे, बल्कि उद्योगों को भी कच्चा माल देती है। तो कृषि का अर्थ ये नहीं है कि गेहूं, चावल और आपके सामने सरसों उगाई जाती है। इसके अलावा कपास, गन्ना जैसी जो फसलें होती हैं, इससे क्या होता है आपके सामने, ये जो देखो आपको पता है कपास से सूती वस्त्र उद्योग चलता है, गन्ने से आपके सामने जो गुड़ वगैरह बनना, चीनी वगैरह बनती है। समझ में आ गया। रबड़ हो गया, इसके अलावा आपके सामने जो एक और चाय हो गई, इन जैसे जो आपके सामने जो उद्योग है वो बनते हैं। भारत में कृषि के विकास के लिए प्राचीन काल से होता है, आज भी ये जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में कृषि आज से नहीं चली आ रही है। भारत में सबसे पहले अंग्रेज आए थे, वो किस लिए आए थे? कृषि से प्रभावित होकर भारत के जो मसाले और भारत के अंदर जो आपके सामने कच्चा माल मिलता था, वो कपास मिलता था, वो सबसे अच्छी किस्म का कपास होता था, उसी को खोजते खोजते वो भारत तक पहुंचे थे। भारतीय कृषि विरासत की पहचान। भारतीय कृषि विरासत का अर्थ है कि वह पारंपरिक ज्ञान, तरीके और अनुभव से हमारे पूर्वजों ने कृषि क्षेत्रों को विकसित किया। मतलब कृषि विरासत क्या है? कृषि विरासत का अर्थ है कि जो पुराना जो हमारे पास ज्ञान है ना, पुराने तौर तरीके और अनुभव के आधार पे जो अपने जो पूर्वज हुआ करते थे, आपके सामने अपने जो दादा परदादा हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया था? कृषि है, कृषि के क्षेत्रों को विकसित किया। अलग अलग प्रकार के कृषि के जो क्षेत्र है उनको विकसित किया है। किस किस प्रकार के आपके सामने कृषि के क्षेत्र होते हैं भाई? आपके सामने प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती क्या होती है? आपके सामने गन्ने की हो गई है ना, जो प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है। समझ में आ गया। प्राकृतिक खेती के अंदर आपके सामने जो हल जोता जाता है, आपके सामने जिसके अंदर जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, आपके सामने है ना, हाथों से अधिकतर काम किया जाता है, उसको प्राकृतिक खेती के नाम से जाना जाता है। फसल चक्र का ज्ञान होना। आपको पता भैया, एक आपका खेत है, अगर उसके अंदर एक एक फसल अगर आप उगाते रहोगे तो क्या फसल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। फसल का चक्र आपको सामने 3 प्रकार से होता है भाई। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, 3 प्रकार की फसलें होती हैं। इसके अलावा भी अगर आप एक जैसे हर साल गेहूं उगाते हो अपने खेत में, गेहूं उगाते हो हर साल अपने खेत में, तो अगर हर साल खेत में अगर गेहूं उगाते रहोगे तो उसकी उपजाऊपन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो बीच बीच में क्या किया जाता है? आपके सामने चना उगा दिया जाता है, या फिर आपके सामने अन्य कोई फसल है उसको उगा दिया जाता है। सरसों उगा दी जाती है। जैविक
खाद का प्रयोग करना। भाई आपको पता, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उस समय ये यूरिया खाद नहीं चलती थी। कौन सी खाद चलती थी उस समय? आपके सामने गाय के गोबर की खाद हो गई, आपके सामने बकरी हो गई, भेड़ हो गई, उनकी जो खाद हुआ करती थी उसको जैविक खाद के नाम से जाना जाता है। उस खाद का आपके सामने अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है जल संरक्षण के तरीके। जो आपके सामने जो पानी होता है, जल होता है, उसको बचाने के अलग अलग तरीके, जैसे जो टाके होते हैं, है ना, टाकों का निर्माण करना, तालाब जोहड़ है, इनका सबका निर्माण किया जाता था ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपके सामने जो फसल है उसको उत्पादित किया जा सके। प्राचीन कृषि की पद्धतियां। प्राचीन भारत में उन्नत कृषि पद्धतियां अपनाई जाती थी। जो पहले का भारत हुआ करता था उसके अंदर अलग अलग प्रकार की कृषि पद्धति अपनाई जाती थी। कौन सी होती थी? हल द्वारा भूमि को जोतना। पहला कौन सा होता था आपके सामने? जो कृषि है वो किससे की जाती थी भाई आपके सामने? आपको पता है, आपने तो नहीं देखा होगा, लेकिन आपके पापा से पूछ लेना या आपके दादाजी से पूछ लेना, उनके टाइम पे जो कृषि है वो किससे, खेत किससे जोते जाते थे आपके सामने? हल से जोते जाते थे। ऊंट हो गया, बैल हो गया, उसके माध्यम से खेतों को जोता जाता था। अगले वाला है वर्षा आधारित खेती। वर्षा आधारित खेती कौन सी होती है भाई आपके सामने? वर्षा आधारित खेती वो होती है जिसके अंदर जो पूरी की पूरी जो खेती होती है वो वर्षा पर निर्भर करती है। बारिश अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो कृषि भी अच्छी नहीं होती है। समझ में आ गया? तो इसको वर्षा आधारित खेती के नाम से जाना जाता है। जितनी ज्यादा भारत में आपको पता भाई लगभग कृषि है। अब इस समय जो सर्दी के समय जो फसल होती है वो राजस्थान के अंदर किस पर डिपेंड करती है भाई? मावठ पे। अच्छी मावठ होगी, सर्दी में अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी आपके सामने। यही अपने बाजरे की फसल हो गई आपके सामने, ग्वार की फसल हो गई, वो भी ज्यादातर वर्षा पर निर्भर करती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने गोबर की खाद और जैविक खाद का प्रयोग करना। किस प्रकार की खाद का प्रयोग किया जाता है? गोबर की खाद और जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। भारत के अंदर अगर आपके सामने बात करें तो ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के अंदर गोबर की खाद का बहुत प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने जो यूरिया वगैरह है, इससे क्या होता है आपके सामने जो यूरिया के अंदर भाई भारत की जो जितने भी जो मिट्टी है उसके अंदर नाइट्रोजन की खास कमी पाई जाती है, इसलिए यूरिया का उपयोग किया जाता है। लेकिन यूरिया का अगर बहुत अधिक उपयोग करते हो इससे क्या होता है आपके सामने, समय के साथ आपका जो खेत है वो उसकी उपजाऊता घटती चली जाती है। लेकिन जो गोबर की खाद है वो जैविक खाद है ना, इसका क्या होता है, शुरुआती समय में आपके सामने थोड़ी जो उपजाऊपन है या उत्पादन है वो थोड़ा कम होगा, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद में आपकी जमीन है उसका नुकसान नहीं होगा। यूरिया का क्या फायदा होता है? एक बार तो बहुत तगड़ी फसल होगी लेकिन धीरे धीरे वो आपके सामने फसल होना कम हो जाएगी। अगले वाली आपके सामने कौन सी प्रकार की खेती होती है? मिश्रित खेती। मिश्रित खेती क्या होती है? जिसके अंदर 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। काफी बार आपके घर वाले आपके खेत में क्या कर देंगे, चना भी उगा देंगे, है ना, सरसों भी उगा देंगे और गेहूं भी उगा देंगे। हर प्रकार की फसलें उसके अंदर उगा दी जाती है। इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है भाई? मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। इस कृषि का फायदा ये होता है आपके सामने, इससे क्या होता है, मिश्रित खेती का क्या फायदा होता है, जो खेत होते हैं ना इसकी उपजाऊता बनी रहती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने फसल चक्र को अपनाना। अगले वाला पॉइंट क्या आपके सामने, फसल चक्र को अपनाना। अलग अलग प्रकार की जो फसल होती हैं उनको उगाया जाता है ना, ताकि आप भाई जो सर्दी के अंदर आपके सामने, गर्मियों के अंदर गर्मी की फसलें उगाई जाती हैं, सर्दी के अंदर सर्दी की फसलें उगाई जाती हैं, बीच में समय बचता उसको जायद की फसलों को उगा दिया जाता है। इन पद्धतियों से भूमि की उर्वरकता बनी रहती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। जो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जितनी जो पद्धतियां बताई गई है, हल द्वारा भूमि को जोतना, वर्षा आधारित कृषि हो गई, गोबर की खाद और जैविक खाद का प्रयोग करना, मिश्रित खेती और आपके सामने फसल चक्र को अपनाया जाता है। इससे क्या रहता है आपके सामने, जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता बनी रहती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। वर्तमान कृषि में कृषि विरासत की उपयोगिता क्या होती है? आज के आधुनिक समय में प्राचीन कृषि ज्ञान की बहुत अधिक प्रासंगिकता है। मतलब आज के अगर वर्तमान समय की बात करें, जो प्राचीन कृषि है उसका जो ज्ञान है उसकी बहुत अधिक प्रासंगिकता, मतलब बहुत अधिक महत्व दिखाई पड़ता है। क्या महत्व आपके सामने? जैविक खेती को बढ़ावा देना। धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं आपके सामने, जो पुराने समय में जो गोबर की खाद वगैरह डाली जाती थी खेत में, उसको धीरे धीरे बढ़ावा देना शुरू कर दिया लोगों ने। लोग भी इस चीज के महत्व को समझना शुरू हो गए हैं। जितने ज्यादा अपने खेत में आप जैविक खेती का उपयोग करोगे, जितने ज्यादा आपके सामने जो अपने नॉर्मल फसलों को उगाओगे, जैविक खेती का प्रयोग करोगे, उतनी ज्यादा आपके फसल उगेगी। अगले वाला है मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना।
अपने मिट्टी अगर उसमें क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, फसलें उगाओगे, ज्यादा से ज्यादा यूरिया की खाद वगैरह डालोगे, तो इससे क्या नुकसान होगा भाई आपके सामने, आपका जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता धीरे धीरे कम हो जाती है। अगले वाला पॉइंट है रासायनिक खाद्यों का कम प्रयोग करना। जो यूरिया वगैरह हो गई, इनका ज्यादा उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरकता धीरे धीरे कम की जाती है, हो जाती है। तो यूरिया हो गया, पोटास हो गया, इनका प्रयोग कम से कम किया जाए। अगले वाला पॉइंट है जल संरक्षण व सतत खेती करना, मतलब जो पानी है उसको ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए और सतत कृषि है वो की जाए। अगले वाले पॉइंट की बात करें, भारतीय कृषि का महत्व। क्या भारतीय कृषि का क्या महत्व है? देश की खाद्य सुरक्षा, मतलब भारत के अंदर जो भारतीय कृषि का क्या महत्व है, भारत के अंदर जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ आपके सामने क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह है कि भारत के अंदर जो कृषि होती है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग किसानी करते हैं, और इसका फायदा ये होता है हमारे देश के अंदर कि हमारे देश के अंदर लगभग आपके सामने कहा जाता है 80 करोड़ जनसंख्या है, उसको क्या दिया जाता है? फ्री में, मुफ्त में अनाज दिया जाता है ना भाई आपके सामने। साथ के साथ हमारा देश है वो आत्मनिर्भर है, हमें जो खाद्यान्न होते हैं, खाने की चीजें होती हैं, उनको दूसरे देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? हमारे देश के अंदर हम हर प्रकार की फसलों को उगा सकते हैं। अगले वाला आपके सामने ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना। ग्रामीण क्षेत्र का विकास क्या होता है? जो गांवों के क्षेत्र होते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसके अंदर आपके सामने क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो फसलें हैं उनको, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होने से क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर गांवों के लोग ही खेती करते हैं, क्योंकि वहां की भूमि, भाई आपके सामने शहरों में तो क्या हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी है ना, उससे क्या होता है आपके सामने खेती के लायक जमीन नहीं बची है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर आपके सामने इस प्रकार की जमीनें हैं वो बची हुई है, खेती के लायक जमीनें अभी भी हैं। अगला है रोजगार सृजन करना। भारत के अंदर कृषि पे आज के समय भी अगर अपन बात करें, मैंने 40% बताया था, लेकिन अगर उसको 50% से ज्यादा जनसंख्या आज भी आपके सामने किस पर निर्भर करती है भाई? कृषि पर ही निर्भर करती है। निर्यात में योगदान कर देना। भारत खुद के खाद्यान्न की फसलें होती हैं, उसको खुद निर्माण करता है, मतलब भारत क्या करता है भाई, खुद के खाने पीने की चीजें उसका खुद निर्माण करता है। तो इससे क्या फायदा होता है? खुद का देश में तो इनके पास रहेगा, लेकिन जो बच जाता है उसको दूसरे देशों में भी क्या कर दिया जाता है? एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, समझ, निर्यात कर दिया जाता है। तो ये थी आपके सामने यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसको मैंने कंप्लीट रिवीजन करवा दिया, अच्छे से पढ़ लेना। अब अपन पढ़ेंगे कौन से वाले यूनिट की तरफ? यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। किसकी तरफ पढ़ने वाले भाई आपके सामने? यूनिट नंबर सेकंड को की तरफ अपन पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्पेशली यूनिट नंबर सेकंड को देख रहे हो, सबसे पहले तो भाई आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। समझ में आ गया? साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ये नोट्स फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लेना। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहां से क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। कृषि विज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं? कृषि विज्ञान के सिद्धांत। कृषि विज्ञान एग्रोनॉमी का क्या अर्थ होता है? कृषि विज्ञान वह शाखा है जिसमें फसलों की खेती करने के वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी क्या होता है भाई आपके सामने? एग्रोनॉमी क्या होती है? इसमें क्या होता है? फसलों की खेती करने के वैज्ञानिक विधियां, मतलब भाई कितने प्रकार की आपके सामने जो फसलें होती हैं उसकी खेती किस प्रकार से की जाती है, उसकी वैज्ञानिक विधि को क्या बोला जाता है आपके सामने? एग्रोनॉमी या कृषि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एग्रोनॉमी या कृषि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसमें यह सिखाया जाता है कि कम लागत में अधिक और अच्छी गुणवत्ता वाली फसलें कैसे प्राप्त की जाती हैं। अपन क्या सीखते हैं एग्रोनॉमी से? एग्रोनॉमी में अपन ये सीखते हैं कि कम पैसा खर्च करके हम ज्यादा से ज्यादा आपके सामने अच्छी फसलें कैसे उगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। समझ में आ गया? तो भाई आप, इसका अर्थ है कि अच्छे बीजों कौन से बीजों को लगाना चाहिए, अपनी कृषि है उसके अंदर कौन सी खाद देनी चाहिए, मिट्टी के अंदर किस प्रकार के आपके सामने जो कृषि यंत्रों का उपयोग करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा फसलों को अपन उगा सके। सरल शब्दों में बात करें, फसल उगाने की कला को क्या कहा जाता है आपके सामने? कृषि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है कृषि विज्ञान के क्षेत्र। कृषि विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, इसमें फसल उत्पादन से जुड़ी सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। कृषि विज्ञान भाई आपके सामने आपको पता है, कृषि विज्ञान को छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसमें क्या होता है? फसल को उत्पादित करने के अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने जो चीजें होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं।
पहला पॉइंट है कृषि विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र। कृषि विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र क्या होते हैं? भूमि की तैयारी करना, मतलब किस प्रकार की फसल उगानी है, किस प्रकार के आपके सामने क्या करना है, किस प्रकार की मिट्टी, सबसे पहले क्या किया जाता है भाई, आपके सामने भूमि को तैयार करना। आप एक बात बताओ, जब सबसे पहले आप अपने खेत में कोई भी बीज उगाते हो, कोई भी फसल उगाते हो, तो क्या करते हो भाई, जो मिट्टी होती है उसको क्या किया जाता है, आपके सामने बुआई के लिए तैयार किया जाता है ना। एरो मरवाई जा, कल्टी मरवाई जा करे ना, ताकि जो बीज लगाया जाए वो अच्छे से उग सके और अंकुरित अच्छे से हो सके। अगर मिट्टी कठोर होगी तो और जो बीज, जितना बीज उगाया गया वो सही से अंकुरित नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो जब आप सबसे पहले कृषि करते हो, खेती करते हो, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, भूमि को तैयार किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है। फिर अगला पॉइंट क्या होता है, बीज और बुआई। अगला पॉइंट भाई आपके सामने अपन क्या करते हैं, बीज उगाते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले आपने क्या किया, मिट्टी को तैयार किया, फिर उसके अंदर क्या किया, बीज लगाया। क्या क्या? बीज उगाया, हल के माध्यम से उसके अंदर जुताई की गई और उसके अंदर क्या किया गया, बीज और बुआई के साधनों को जोड़ा गया। बीज लगा दिया भाई आपके सामने, फिर क्या है, धीरे धीरे बीज उगना शुरू हो गया। तो अगर आपके सामने बारिश की फसल, अगर आपके कुआं नहीं है, नहर नहीं है, तालाब नहीं है, पोखर झील कुछ नहीं है, तो क्या तो आप बारिश पर निर्भर करोगे, तो आपको सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपके सामने भाई आप अगर पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर नहीं हो, आपके कुआं है, ट्यूबवेल है ना, अगर नहर वगैरह, तो आप क्या करोगे, किस प्रकार से सिंचाई करनी है, ज्यादा सिंचाई करनी है, कम सिंचाई करनी है, फिर क्या करोगे भाई, आपके अपने खेत में सिंचाई करना शुरू करते हो। उसको सिंचाई प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। फिर अगले वाला पॉइंट होता है खरपतवार नियंत्रण करना। मतलब खरपतवार नियंत्रण क्या होता है भाई, आपके सामने घास होने लग जाएगा उसके अंदर, समझ में आ गया, घास होने लग जाएगा, कीटनाशक वगैरह लगने लग जाएगा, तो उसको नियंत्रित करने के लिए आपको दवाई डालोगे, या खेतों से हाथों से नॉर्मली अपने मैनुअली हाथों से जो उसको घास वगैरह को उखाड़ोगे, तो उसको क्या कहा जाता है, खरपतवार नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट होता है आपके सामने फसल कटाई। क्या होता है आपके सामने, फसल कटाई के नाम से जाना जाता है लावणी। भाई लावणी बहुत फेमस आपने, है ना, लावणी का महीना अब देखो, थोड़ा सा दिनों बाद में मार्च अप्रैल में गेहूं की लावणी आओगी, जो जाओगे आओ कौन था। तो यही होता है आपके सामने। फिर क्या किया जाता है, फसल की कटाई की जाती है। अब जो 3 नंबर पॉइंट की तरफ बढ़े, कृषि विज्ञान के सिद्धांत। कृषि विज्ञान के क्या सिद्धांत होते हैं भाई आपके सामने? कृषि विज्ञान के कुछ मुख्य सिद्धांत होते हैं जिसका पालन करने के लिए फसल को उत्पादन को बढ़ाया जाता है। मतलब कृषि विज्ञान है का कुछ मुख्य सिद्धांत है जिससे क्या अपन जो कृषि को उत्पादन है उन और ज्यादा बढ़ा सका। कौन सा सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है सही समय पर बुआई करना। अगर सही ठीक समय पर बुआई करोगा, अगर सही समय पर फसल लगाओगा, तो इससे क्या हो जाओगे, थान बेरो है ठीक समय पर अगर बुआई करने को क्या फायदा है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बने है। सही दूरी पर पौधे लगाना, मतलब उचित दूरी पर पौधे लगाना, कन्ना कन्ना पौधा लगा दियो भाई। अब ठीक बात बताओ, प्याज उगा दियो, कोई भी फसल उगा दी, प्याज उगा दियो और कन्ना कन्ना प्याज लगा दिया, तो कहीं होगा, क्योंकि भाई प्याज मोटो जल्दी होगा, जब जगह मिलेगी, और कन्ना कन्ना बाद दियो तो क्या होगा, छोटा छोटा प्याज पड़ेगा। तो यही है, सही समय पर बुआई करना भाई, अगती फसल करोगा, फिर आपका ना जो बाद की फसल करोगा, है ना, सही दूरी में फसल पौधा लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है अच्छी गुणवत्ता का बीज लेना। चाहे कितनी भी अच्छी जमीन हो, अगर आपका बीज अच्छी गुणवत्ता का नहीं होगा, बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो आपकी फसल कभी भी अच्छी क्वालिटी की नहीं हो सकती। तो अच्छी गुणवत्ता का बीज होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अच्छी गुणवत्ता का बीज होना जरूरी है। जितनी ज्यादा अच्छी गुणवत्ता का बीज होगा, उतना ज्यादा आपको पैदावार मिलेगी, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है उचित मात्रा में जल व खाद डालना। क्या होगा भाई आपके सामने, उचित मात्रा में, जितना जरूरत होना उतना ही जल डालो, जितना जरूरत हो उतना ही पानी डालो। ज्यादा डालने से भी नुकसान है, कम डालने से भी नुकसान है। तो यही आपके सामने, उचित मात्रा में जो खाद पानी है उसका डालना जरूरी है। उचित मात्रा में डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। अगले वाला पॉइंट है समय पर निराई गुड़ाई करना। मतलब समय के साथ आपके सामने जो खपतवार वगैरह को हटाना, समय से निराई गुड़ाई करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। बीज और बुआई क्या होता है आपके सामने, इसको पढ़ेंगे आपके सामने। बीज वह जीवित भाग होता है जिससे नया पौधा उत्पन्न होता है। अच्छा बीज अच्छी फसल की नींव होता है। बीज क्या भाई थे कोई गेहूं है ना, चनो है, तो कोई बीज डालोगा जल्दी तो कोई नई फसल उगेगी ना। तो वो है भाई बीज, वह चीज है जिससे कि कोई भी नया पौधा है वो उगे है। और एक अच्छा बीज एक अच्छी फसल को नींव देता है। एक अच्छा बीज कौन सा है? अच्छा बीज वही है जिससे कि एक अच्छी फसल को निर्माण हो।
अच्छे बीज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? स्वस्थ और शुद्ध बीज होता है। मतलब कैसा बीज होता है भाई? आपके सामने स्वस्थ बीज होगा, है ना, जिससे क्या होगा आपके सामने, जिसको लगाने से आपके सामने क्या अच्छा उत्पादन हो सकता है। एक विशेषता क्या, रोग मुक्त होगा। क्या होगा? उसके अंदर कोई भी प्रकार का रोग नहीं होगा, कटा फटा नहीं होगा, आपके सामने एकदम सही होगा। अधिक अंकुरण क्षमता, भाई कई का बीज मान लिया ठेके कर दियो, एक ही फसल ना बार बार उगाई, और वो कोई बीज अपने खेत में ले रहे हो, मतलब पिछले साल ना जो गयो वो बीज ले लियो, फिर वही बीज जो बात वो जो ले लियो, तो उससे क्या है, अंकुरण क्षमता घट जावा है। तो बीज भंडार वगैरह हुई, उनसे जाकर क्या करना चाहिए? हमेशा बीज खरीदना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या है, अंकुरण क्षमता को बीज मिल सके, और इससे क्या ज्यादा से ज्यादा फसल है थे उगा सको। बुआई की क्या क्या विधियां होती हैं? बुआई का अर्थ होता है खेत में बीज लगाना। भाई था सबने बेरो बुआई को अर्थ क्या है? खेत में बीज लगाना। अलग माध्यम से जब कोई भी आप खेत में बीज उगावा उनके कहे जा आपके सामने बुआई का नाम से जाने जाए। बुआई की क्या मुख्य विधियां होती हैं? बुआई की मुख्य विधियां होती है, पहले होती है छिड़काव विधि। नॉर्मल क्या करो भाई था भी बेरो है, मुख्यतः तो आपके सामने जया राई होगी, है ना, पालक वगैरह होगा, तो एक नॉर्मल फसल उगाने के लिए क्या करा आप पूरे खेत में नॉर्मल छिड़क दिया। छिड़काव बोले जाना, कदे कदे आप बीच बीच में मान लियो आया करा चना का बीच में भाई एक दो को गुआर, सॉरी बाजरा का बीच में थोड़ा सा गुआर बांध दिया, जना के खेले बीच में छिड़क दियो कि लोग जो गुआर है वो, है ना। तो इस प्रकार की विधि को क्या क्या कहा जाता है? आपके सामने छिड़काव विधि के नाम से जाना जाता है। कतार में बुआई, कतार में बुआई क्या होती है? आपके सामने इस प्रकार की कतारें बनाई जाती हैं, इसमें आपके सामने क्या बुआई की जाती है। तो ऐसे आपके सामने अलग अलग प्रकार की कतारें बनाकर जिसमें बुआई करते हैं उसको कतार में बुआई के नाम से जाना है। क्यारी करके नाम सुने ना कि क्यारी करिए भाई, क्यारी क्या करी जाए? जो सब्जी होती है ना, सब्जी जो भी उगती है उसको कतार में बुआई के नाम से जाना जाता है। ड्रिल द्वारा बुआई, ड्रिल द्वारा बुआई क्या होती है? आपके सामने जो पेड़ लगाए जाए, जैसे संतरों को, फल के जितने भी पेड़ होते हैं ना, उसमें क्या ड्रिल के माध्यम से उन फलों को उगा दिया जाता है। उसको क्या किसके नाम से जाना जाता है भाई? ड्रिल द्वारा बुआई के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है रोपाई विधि। रोपाई विधि क्या होती है? आपके सामने रोपना। समझ में आ गया? तो जो फल या पौधों को काफी बार जो बड़े हो जाते हैं उनको रोप कर क्या किया जाता है? उनको उगाया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने बुआई का समय। फसल बोने का सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। भाई आप एक बात बताओ, सर्दियों के टाइम को अगर यूं थे गर्मियां बाद उग जाओगे तो कोई भी फसल बोने का सही समय होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर सही समय पे सही फसल उगाओगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो यही है, फसल बोने का आपके सामने सही समय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही समय पे फसल उगाओगे सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। गलत समय पर बुआई करने से उत्पादन कम हो जाता है। अगर कोई गलत समय पर बुआई करोगा तो उत्पादन धीरे धीरे अपना आप घट जाओगा। बुआई करने पर जो सही समय पे अगर बुआई करते हो उसका क्या फायदा होता है? फसल में वृद्धि, मतलब फसल है वह बहुत ज्यादा वृद्धि करेगी। रोग और कीटों का प्रकोप नहीं देखने को मिलेगा। जो अलग अलग प्रकार की जो रोग वगैरह फसल में रोग देखने मिली वह नहीं देखने मिलेगा। उत्पादन की मात्रा, मतलब अच्छी मात्रा में उत्पादन देखने को मिलता है। क्यों? वो अच्छी मात्रा में आपके सामने उत्पादन देखने को मिलता है, रोग और कीट को नहीं होगा, और फसल में अच्छी खासी मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है बुआई की गहराई। बुआई की गहराई का अर्थ होता है बीज को मिट्टी में कितनी गहराई तक बोना। बुआई में गहराई का क्या अर्थ होता है? आपके सामने बीज को मिट्टी में कितनी गहराई तक बोना, मतलब ज्यादा से ज्यादा, अगर एक बात सोचो बहुत ज्यादा गहरे में अगर बीज ना बोदोगा तो बाहर ना को निकलेगा, और ज्यादा ऊपर छोड़ देगा तो कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा। तो ठीक ठाक आपका सामने जो बीज है उन बोनो जरूरी है। सही गहराई कैसी होती है? सही अंकुरण, मतलब इतनी गहराई में बो कि आपके सामने उसका ठीक ठाक अंकुरण हो जाए, अच्छा खासा अंकुरण देखने को मिले। मजबूत जड़ें कैसी हो जाए? उसकी मजबूत जड़ें निकले। किस प्रकार की जड़ें निकले भाई? आपके सामने अगर सही अंकुरण करना चाहते हो तो मजबूत जड़ें निकले। एक पौधा वो किस प्रकार का हो? स्वस्थ पौधा होगे। कैसा पौधा होगे भाई? आपके सामने स्वस्थ पौधा होगे। बहुत गहरा व बहुत उथला बीज बोना फसल के लिए हानिकारक होता है। अगर बहुत गहरा बीज बो दियो तो भी नुकसान है, अगर ज्यादा ऊपर बो दियो तो भी बीज ने नुकसान पहुंच गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है दोनों की दोनों पढ़ा दी हैं। अब अपन पढ़ेंगे कौन से वाली यूनिट की तरफ? यूनिट नंबर 3 की तरफ पढ़ने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे आपके सामने फसल के पोषण और हाइड्रोपोनिक्स की तरफ। क्या होता है भाई आपके सामने इसमें? अगर आप यूनिट नंबर 3 का स्पेशल वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है भाई? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। समझ में आ गया?
साथ के साथ जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ये फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो कहाँ पर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाओ, वो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। फसल पोषण का अर्थ होता है, फसल पोषण का क्या अर्थ होता है भैया आपके सामने, फसल को उचित वृद्धि होना, विकास और उत्पादन के लिए आवश्यक पोषण तत्व उत्पादित देना। मतलब फसल को पोषण का अर्थ यही है कि भाई कोई भी फसल है वह अच्छी खासी मात्रा में आपके सामने क्या हो जाए, उग जाए, अच्छी खासी मात्रा में उसकी वृद्धि हो, विकास हो, और आपके सामने भाई सीधी सीधी बात देखो मैं बताऊं, देखो धन्यवाद कि खानो क्यों खाओ हो, है ना, खाने के लिए खाओ ताकि तारी भाई आपके सामने शरीर हष्ट पुष्ट रहे। यही आपका सामने जो फसल है उनमें भी खाद वगैरह डाली जाए ताकि क्या है अच्छो एक मजबूत और उचित वृद्धि को क्या है पौधों है वो उगे। समझ में आ गया? जैसे अपन भोजन खाते हैं उसी तरीके लिए पौधों के लिए आपके सामने पानी हो गया, खाद हो गई, ये क्या काम करता है, पोषण के रूप में काम करता है। जिस प्रकार मनुष्य को भोजन चाहिए उसी प्रकार को पौधे को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मतलब जिस हिसाब से कोई भी मनुष्य है ना उन भोजन खाना की जरूरत पड़े है, वही प्रकार से कोई भी पौधो है उन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़े कि क्या आवश्यकता पड़े भाई, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, यूरिया खाद वगैरह की जरूरत पड़ती है। पौधे के आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं आपके सामने, कोई भी पौधा होता है उसके अंदर 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 16 कम से कम 16 आपके सामने उन पोषक तत्व मिलना चाहिए यदि कि उसका वो आपके सामने वृद्धि उसका है। प्रमुख पोषक तत्व क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम। तो कोई भी पौधो है ना, कोई भी पौधो होगा आपके सामने, चाहे आपके सामने गेहूं की फसल होगी, चाहे जो बाजरो कोई भी फसल होगी, दाल वगैरह होगी, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होना बहुत जरूरी है। और भारत की जितनी भी भूमि है ना उन आपके सामने खास करके तो पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा कम देखने मिला है और नाइट्रोजन भी बहुत कम हुआ है। समझ में आ गई? तो आपके सामने जो हमारे देश में नाइट्रोजन की खास करके कमी पाई जाती है, इसलिए यूरिया का ज्यादातर डाली जाती है ना। तो ये 3 सबसे जरूरी पोषक तत्व हैं। द्वितीयक पोषक कौन सा आपके सामने, कैल्शियम, मैग्नीशियम व सल्फर। प्राइमरी कौन सा है, प्राइमरी है आपके सामने नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम प्राइमरी ही। द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है आपके सामने, कैल्शियम, मैग्नीशियम व सल्फर आपके सामने द्वितीयक पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई? दूसरा सबसे जरूरी पोषक तत्व है। और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज व बोरोन। लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज व बोरोन क्या होते हैं आपके सामने, शुष्क पोषक तत्वों के नाम से इनको जाना जाता है। क्या होता है भाई आपके सामने इनमें खाद और उर्वरक का क्या महत्व होता है। खाद क्या होती है, खाद प्राकृतिक पदार्थों से बनी होती है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, और ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। खाद क्या होती है आपके सामने, जितने भी जो अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उनसे बनती है। जैसे खाद गोबर की हो सकती है, कंपोस्ट की खाद होती है। कंपोस्ट क्या होती है आपके सामने, जो जिनमें मतलब कोई जो आपके सामने जो पौधा था उसके पत्तों को गलाकर बना दी गई आपके सामने, है ना, और आपके सामने कोई नारियल का बुरादा हो गया, इस प्रकार की चीजों को बना दी जाती है जिससे पौधों की उर्वरकता बढ़ सके। गोबर की खाद क्या है, गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की, इस प्रकार की जो खाद होती है जो आपके सामने गल जाती है, काले कलर की हो जाती है, तब उसको खेत में डाल दिया जाता है। क्या फायदा होता है भाई आपके सामने, ये मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती है। क्या करती है आपके सामने, जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता को बढ़ाने का काम करती है। उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे को तुरंत पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उर्वरक क्या होते हैं आपके सामने, उर्वरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कोई भी पौधा होता है ना उसको तुरंत पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तुरंत प्रभाव से उसको क्या करते हैं आपके सामने, उसको उसकी वृद्धि करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, जो जहाँ आप भाई खानो खवाई से अपने हाइट बढ़ सके है, आप मोटा ताजा उसका वही ही पौधों की हाइट बढ़ेगी, है ना, उसका फल लगेगा, उसका अनाज अच्छा लगेगा। तो ये पोषक तत्व क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं। जहाँ आप दूध पीवा, है ना, सब्जी खावा, अरे पता ही सब्जी खावा, मतलब तो इस प्रकार की जो चीजें होती है उसी तरीके से आपके सामने खाना हमारे लिए पोषक तत्व है, उसी तरीके से आपके सामने जो रासायनिक खाद होती है या आपके सामने जो ये जितने भी जो पदार्थ बताए मैंने, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये इनके पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं। पोषक तत्वों का उपयोग दक्षता क्या होती है, पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता का अर्थ होता है दी गई खाद का पौधे द्वारा कितना सही उपयोग किया गया। मतलब पोषक तत्वों की दक्षता का उपयोग अर्थ यही हुआ है कि कोई भी पौधा ने कितनी खाद दी गई और उसकी खाद देने से कितना फायदा हुई,
समझ में आ गया। पोषक तत्वों का उपयोग का अर्थ यही हुआ आपके सामने कि कितनी खाद दी गई और उन खाद देने से उन कितनों ज्यादा फायदे देखने मिले। दक्षता बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं आपके सामने, सही मात्रा में खाद देना, मतलब ठीक ठाक मात्रा में खाद दो। कोई भी पौधा ने अगर सही मात्रा में खाद दोगा तो उतना ही ज्यादा उससे क्या होगा, उन्हें फायदे देखने मिलेगा। सही समय पर खाद देना, अगर कोई भी पौधा होता है अगर उसको सही समय पर अगर आप खाद दोगे तो उसका क्या फायदा देखने को मिलेगा भाई। अब एक बात बताओ, अगर नहीं बोले खाद दे दी और खाद देने के बाद में पानी कौन दियो तो क्या जो उन फायदों उनका बजाय पेड़ में नुकसान हो जाओगे। समझ में आ गई। अब घनी सारी खाद दे दी तो भी नुकसान हो जाओगे और कम दे दी तो भी नुकसान हो जाओगे। तो यही है, सही समय पर खाद देना भी जरूरी है और सही मात्रा में खाद का देना भी जरूरी होता है। भूमि परीक्षण के आधार पर खाद देना, तो अहिया को नहीं कि थारा मन में उस साबुन खाद देती भाई, थारा मन में कि भाई आज चलो भाई यूरिया गिर देंगे, पर थारा मन में कि पोटास गिर दें, पर थारा मन में कि कैल्शियम को छिड़काव कर दें, पर थारा मन में कि बोरोन गिर दें। अही साबु गिरा तो भाई फसल तो उगे उनकी और जो उग रही हवा भी जाती रहेगी। तो क्या करियो जाए, थारी जय की जो जमीन है ना उसकी जांच करो। कृषि किसान केंद्र होते हैं ना आपके सामने, उसके अंदर आपके सामने जाओ, अपनी मिट्टी की जांच करवाओ, किस प्रकार के खाद की जरूरत है आपके खेत को, उस प्रकार की खाद देना खेत में जरूरी होता है। अगले वाला पॉइंट होता है जल संसाधन। जल होता है वो फसल वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पानी है ना, पानी कोई भी फसल ना वृद्धि करने के लिए जरूरत है भाई। पानी तो भाई अगर अपना नहीं मिले, एक छोटी सी बात सोचो, अगर पानी अपना खुद ने नहीं मिले तो अफाई कौन वृद्धि कौन कराना। तो इसके लिए अगर कोई भी फसल है अगर उन वृद्धि करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है भाई, आपके सामने उन पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। और पानी भी ऐसा नहीं कि आपके मन में है उतना दे दिया, सही मात्रा में, सही आवश्यक मात्रा में पानी का देना जरूरी होता है। क्या महत्व होता है जल का, पोषक तत्वों का परिवहन, मतलब जो जितना भी प्रकार का खनिज जो ही बस जमीन में जो खनिज रहे उन्हें उठा के आपके सामने पौधा की जो जड़ा तक ले, जड़ा से पोषक तत्व जो खींचा जाए और फल तक पहुंचानो, तना ने पहुंचानो, आपके सामने हर जो अंग हुआ है आपके सामने पौधा को उस हर अंग तक पहुंचाना क्या किसका काम होता है, आपके सामने जल का काम होता है। जल वो माध्यम बने हैं, समझ में आ गई, क्यों लिक्विड हुआ है उसका माध्यम से जल्दी से ऊपर की तरफ पहुंचा। पौधे में वृद्धि, खनिज पहुंचाओगे पानी तो इससे क्या पौधा के अंदर वृद्धि देखने मिलेगी। तापमान का नियंत्रण, साथ के साथ क्या करता है भाई, पानी क्या करता है आपके सामने ताप का भी नियंत्रण करता है। क्यों, क्योंकि भाई आपके सामने गर्मी को मौसम हुआ है ना। भारत की कैसा मौसम भाई, शुष्क मौसम है, तो गर्मी होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो गर्मियों के मौसम में ज्यादा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाए तो पौधा मुरझा जाएगा। और सर्दियों के मौसम में क्या करता है आपके सामने पानी है उसको आपके सामने सही माध्यम से जब संचारित करना। तो तापमान को नियंत्रित रखने का भी काम किसका होता है भाई, आपके सामने पानी का ही काम होता है। मिट्टी पौधा और जल में क्या संबंध होता है, मिट्टी पौधे और जल में क्या संबंध होता है मिट्टी पौधे और जल एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या होता है आपके सामने, जो मिट्टी होती है, पौधा होता है और जल होता है, ये सब चीजें आपस में निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं, कोई भी पौधा होता है उसको क्या किया जाता है आपके सामने, उसको आपने लगा दिया, क्या कर दिया, पौधे को जमीन में लगा दिया। अब पौधा लगेगा कहां पर, आपके सामने मिट्टी में लगेगा, मिट्टी में लगा दिया, अगर पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा, आपके सामने वो विकसित नहीं हो सकता। तो यही है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पौधा ना मिट्टी के बिना लग सकता है, ना जल के बिना लग सकता है, और चाहे अकेला जल होगा तो भी नहीं लग सकता, और अकेला मिट्टी होगी तो भी नहीं लग सकता। तो तीनों के तीनों आपके सामने, मिट्टी, पौधा और जल एक दूसरे पर क्या करते हैं, आपके सामने निर्भर करते हैं। मिट्टी जल को पकड़ती है, जल पोषक तत्वों को घोलता है और पौधा उसे क्या करता है, ग्रहण करता है। तो सारे के सारे आपके सामने एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मिट्टी क्या करती है, आपके सामने जो जल होता है ना, पानी होता है, उसको मिट्टी जल को पकड़ती है। समझ में आ गए भाई, मिट्टी क्या करती है, मिट्टी के अंदर जड़े जाती हैं और वो क्या करते हैं, वहां से पानी को सोखने का काम करती हैं। जल क्या करता है आपके सामने, पानी के अंदर पोषक तत्व है, आयरन, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसी चीजें घुली रहती हैं, और जिसे क्या करता है आपके सामने पौधा ग्रहण कर लेता है। चलिए अगले वाले भाग की तरफ बढ़े। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोफोनिक्स का अर्थ होता है वह तकनीक जिसके माध्यम से पौधा पानी में पौधे को माटी के बिना पोषक तत्वों को पोषक घोल में उगाया जाता है। हाइड्रोफोनिक्स क्या भैया, एक कोई भी पोषक तत्व होगा, नाइट्रोजन, बोरोन, कैल्शियम, फास्फोरस को एक लिक्विड को घोल बना दियो, उसके अंदर कोई पौधा ना उगायो और वो उगो, उन हाइड्रोफोनिक्स के नाम से जाने जा है।
समझ में आ गया। तो बिना मिट्टी के आपके सामने कोई भी पौधे को पोषक घोल में उगाए जाने को हाइड्रोफिनिक्स के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोफिनिक्स का सिद्धांत किस चीज पर काम करता है? पौधे को सभी आवश्यक पोषक तत्वों का घोल देना, मतलब कोई भी पौधा उगाए गए हो वो पौधा ने सारा का सारा आवश्यक पोषक तत्व देना जरूरी, मतलब जो कोई भी पौधा उगाए जा उन सारा का सारा आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करो जिससे कि आपके सामने वो उनका घोल में उग सके। अगले वाला है जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन देना। साथ के साथ किस सिद्धांत पे काम करता है? उसके अंदर जितने भी जो जड़ें होती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को प्रदान करना, मतलब जो जड़ें होती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्त करना। ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आपके सामने भाई जो उसी के अंदर जो पोषक का घोल होता है उसके अंदर क्या की जाती है? जो ऑक्सीजन उसकी मात्रा को छोड़ा जाता है। जल और आपके सामने पोषक घोल का संतुलन बनाए रखना, जो जल पानी हुआ है और उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको अंदर सही मात्रा में संतुलन बनाए रखा जाए। तो 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। अगर आप हाइड्रोफिनिक्स करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या करना है? सभी पोषक तत्वों को रखोगे, जड़ों को ऑक्सीजन मिलना चाहिए और उसके अंदर जल में जो पोषक तत्व हैं वह पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं आपके सामने? हाइड्रोफिनिक्स में भी पौधों को वही आवश्यक पोषक तत्व दिए जाते हैं जो सामान्य खेती में दिए जाते हैं। मतलब हाइड्रोफिनिक्स की जाना तो जो कोई भी पौधा होगा वही आवश्यक पोषक तत्व दिए जाए जो आपका सामने सामान्य कृषि के अंदर किसी पौधे को दिए जाते हैं। समझ में आ गया? पोषक घोल की तैयारी किस तरीके से आपके सामने पोषक घोल को बनाया जाता है? पोषक घोल को पानी में आवश्यक उर्वरकों को मिलाकर बनाया जाता है। क्या करो जाए भाई आपके सामने जो पोषक घोल हुआ है ना, पोषक घोल क्या होता है आपके सामने? पोषक घोल वो होता है आपके सामने जिसको पानी में हुआ है, जो पानी होता है उसके अंदर क्या किया जाता है? पर्याप्त मात्रा के अंदर उर्वरक व मिलाकर के करो जाए पोषक घोल है वो तैयार करो जाए। क्या क्या होना चाहिए? सही मात्रा में पोषक तत्वों को मिलाओ, स्वच्छ पानी का उपयोग करो और घोल का संतुलन होना आवश्यक होता है। जड़ का माध्यम, जड़ माध्यम होता है वह पदार्थ को जो जड़ों के सहारा देता है। जड़ की चीज है भाई, जड़ बात चीज है जो कोई भी पौधा ना सहारा देके उन मजबूती प्रदान करे, साथ के साथ वो पौधा जड़ के सहारे की आपके सामने और ज्यादा बड़ो है और आपके सामने जड़ के सहारा की जो पौधों सारा पोषक तत्वों ने प्राप्त करे है। उदाहरण की बात करें रेत है ना, रेत हो गई, बजरी हो गया, आपके सामने नारियल रेशा हो गया, ये सभी के सभी क्या पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं। तो ये थी आपके सामने जो यूनिट नंबर 3 मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी है। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। अगर आप यूनिट नंबर 4 को पढ़ना चाहते हो तो अगर आप सिर्फ यूनिट नंबर 4 का अकेला वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है? चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या कर रखा आपके सामने? डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जैसे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे आपके सामने आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगी। समझ में आ गया? और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का भी लिंक दे रखा, उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके अगर आप अन्य वीडियो भी देख सकते हो। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें। हाइड्रोफिनिक्स में पौधे की वृद्धि का अध्ययन। कोई हाइड्रोफिनिक्स होता है उसमें पौधे की वृद्धि किस प्रकार से होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन का महत्व और अर्थ और महत्व। अध्ययन केस स्टडी का क्या अर्थ होता है? अध्ययन का अर्थ होता है किसी वास्तविक स्थिति का प्रयोग का गहराई से अवलोकन व विश्लेषण करना। भाई अध्ययन क्यों है? कोई भी चीज का बारे में अध्ययन करो, मतलब कोई भी स्थिति के बारे में अध्ययन करो। अब भाई पेपर है थारो, समझ में आएगी तो कौन सा पेपर है, क्या पढ़ाई करनी है, जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है तो कौन सा नोट्स पढ़ना है, कठियों क्लास लेनी है, कठियों नोट्स देखना है, ये सारी की सारी चीज की अंदर है आपके सामने अध्ययन का नाम से जानी जाए। हाइड्रोफिनिक्स में अध्ययन के द्वारा यह समझा जाता है कि पौधा मिट्टी के बिना कितने प्रकार से उगते हैं। हाइड्रोफिनिक्स क्या है? पौधा है ना वो मिट्टी के बिना किस प्रकार उग सकता है उसको क्या कहा जाता है आपके सामने? हाइड्रोफिनिक्स के नाम से जाना जाता है। तो मैं बताया भाई कोई भी पोषक तत्व का घोल है ना अगर कोई पौधा उग जाओ ना हाइड्रोफिनिक्स कही जाए तो साइंटिस्ट क्या दिमाग लगाओ कि बिना मिट्टी का भी अगर आप पौधा उगाना चाहो तो कहीं उगास का इस चीज को अध्ययन करे जाओ हाइड्रोफिनिक्स के नाम से जाना जाए। अध्ययन का क्या महत्व होता है? वास्तविक अनुभव प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति है ना उसको वास्तविक रूप से वास्तविक अनुभव प्राप्त होते हैं हाइड्रोफिनिक्स के माध्यम से। भाई कोई भी बच्चा ने कोई भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा है और उन पौधा के बारे में कितना ज्ञान दे दो लेकिन जब तक खेत में ले जाके उगाना नहीं सिखाओगे तब तक उनका बेरो पाट जाओगे।
तो अध्ययन में यही है कि कोई भी बच्चे को वास्तविक अनुभव का पता चलता है। साथ के साथ थ्योरी भी समझ में आवे। पहले उन क्लास में थ्योरी समझाई तो उन्हें क्या अलग अलग प्रकार का सिद्धांत भी पाठकों की कौन सा टाइम में फसल उगानी चाहिए, कौन सा टाइम में नहीं उगानी चाहिए। इससे क्या हो जाता है, आपके सामने सिद्धांतों की सही समझ बनती है। समस्याओं को समाधान सीखने में मदद मिलती है। अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जैसे कोई किस समय खरपतवार को हटाना चाहिए, सर्दी लग जाए तो क्या करना चाहिए पौधे को, आपके सामने अगर ये कीट लग जाए, जो अलग अलग प्रकार की कीट लग जाए तो उनको किस प्रकार से हटाना चाहिए। तो ये जो समस्याओं का जो समाधान होता है उसको समाधान सीखने में मदद मिलती है। आधुनिक कृषि तकनीकों को भी समझने में आसान होता है। जो आज के समय जो कृषि तकनीकें चलती हैं आपके सामने, उसको भी आपके सामने समझना आसान बन जाता है। भाई समय के साथ हर चीज बदलती है, तो आपके सामने अलग अलग प्रकार के पौधों को लगाने की तकनीकें भी बदल रही हैं। हाइड्रोफिनिक्स में पौधे की वृद्धि। हाइड्रोफिनिक्स प्रणाली में पौधे की जड़ें पोषक तत्व युक्त जल के घोल में डूबी होती हैं या संपर्क रहती हैं। हाइड्रोफिनिक्स प्रणाली क्या भाई, आपके सामने कोई भी पौधा है, उसकी जो जड़ हुई ना आपके सामने, तो जड़ क्या रही भाई, वो पोषक तत्व में क्या रही आपके सामने गुली हुई रहती है, आपके सामने जड़ में डूबी हुई रहे और संपर्क में रहे, मतलब पोषक तत्व रिंगा है। मैं बताया था कोई पानी डाल दिया, पानी का घोल में आपके सामने नाइट्रोजन, यूरिया, फास्फोरस, आपके सामने बोरोन, आयरन, सब के सभी घोल डाल रखे है और क्या करे थोड़ी जड़ अब हम छोड़ रखे, थोड़ी जड़ वो घोल में छोड़ रखे ताकि पोषक तत्व पूछ तो रही और आपके सामने पौधा की वृद्धि होती रहे। इसमें पौधे को सभी आवश्यक पोषक तत्व सीधे मिल जाती है। क्यों है, पौधा सारा आवश्यक जितना पोषक तत्व की जरूरत है वो जमीनों खिंचन की जरूरत कौन पड़े, सीधो को सीधो पानी से ही मिल जाए। पौधे के वृद्धि के मुख्य कारण क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं भाई पौधे की वृद्धि के मुख्य कारण? पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाते हैं, मतलब कोई भी पौधा होगा उन पर्याप्त रूप से पोषक तत्व मिल जाएंगे। जो पोषक तत्व की उन जरूरत पड़े है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी नाइट्रोजन खींच लेगो, फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी फास्फोरस ने खींच लेगो। नियंत्रित जन प्रणाली, जितना पानी की जरूरत पड़ती है उतना पानी उसको मिल जाता है, नियंत्रित रूप से उसको जल मिल जाता है, क्योंकि जल के घोल के अंदर ही आपके सामने उसको बनाया जाता है। रोग कम लगना, अब आपके सामने आपको पता भाई जीव जंतु कहां पर ज्यादातर रहते हैं, कीड़े मकोड़े आपके सामने आप जो खरपतवार कहां पर लगते हैं, भूमि के अंदर रहते हैं, है ना। भूमि रहेगी नहीं, पानी के अंदर आपके सामने जो ज्यादा जीव जंतु रहेंगे नहीं, तो इसके अंदर क्या होगा, उसको रोग है वो कम लगने के चांसेस रहते हैं। वातावरण पे नियंत्रित, लैब के अंदर आप क्या करते हो, कोई भी साइंटिफिक लैब होती है, उस लैब के अंदर आप क्या करते हो, अपने जो पोषक तत्व रखे रहते हैं उसके अंदर पौधे को उगाया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगे कोई रोग लग गया है, जल की जरूरत पड़ी है, कोई पोषक तत्व की डालने की जरूरत पड़ी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से सभी चीजों को क्या कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। हाइड्रोफिनिक्स प्रणाली का अध्ययन, हाइड्रोफिनिक्स प्रणाली का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है? घरेलू स्तर की हाइड्रोफोनिक प्रणाली, घरेलू स्तर की हाइड्रोफोनिक प्रणाली क्या होती है, इस प्रणाली में सब्जियां जैसे पालक, सलाद, पत्ता द्वारा उगाई जाती है। मतलब घरेलू स्तर की क्या हो भाई, आपके सामने सब्जी उगाई जाए, जैसे पालक उगा दियो, सलाद उगा दी, पत्ता की सब्जी होगी, कोई फल उगा दियो, तो इस प्रकार की चीजों को उगाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, आपके सामने घरेलू स्तर की हाइड्रोफोनिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसके अध्ययन से पता चलता है कि कम जगह और कम पानी में अच्छी पैदावार कैसे मिल सकती है। तो इस चीज को जो अध्ययन करेगा हाइड्रोफोनिक प्रणाली को, तो इससे क्या जो आपके सामने कम जगह में कम पानी में कहीं अच्छी पैदावार की जा सकती है, उसको हाइड्रोफोनिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगले वाली होती है व्यवसायिक हाइड्रोफोनिक प्रणाली। देखो घरेलू स्तर क्या हुआ कि घर को नॉर्मल सब्जी उगा दी, पालक की सब्जी है ना आपके सामने, या कोई और नॉर्मल फसल उगा दी, तो उनके कहे जा घरेलू स्तर की हाइड्रोफोनिक्स प्रणाली कहा जाता है। व्यवसायिक हाइड्रोड्रोपिनिक प्रणाली क्या होती है? हाइड्रोड्रोपिनिक जो प्रणाली क्या होती है, बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। मतलब बहुत बड़े स्तर पे जब आप हाइड्रोड्रोपिनिक जो प्रणाली अपनाते हो, उसमें क्या किया जाता है, आपके सामने बहुत बड़े स्तर पे अगर आप कोई भी फसलों को उगा रहे हो, उसको व्यावसायिक स्तर पे जाना जाता है। जैसे कोई कपास उगाने लगा, है ना, कोई आपके सामने रबड़ उगा दियो, आपके सामने चाय को बागान उगा दिया, जो गेहूं की फसल उगा दी, तो मतलब व्यवसाय के लिए, बिजनेस करने के लिए अगर आप क्या करते हो, बड़े पैमाने पे फसलों को उगाते हो, उसको क्या कहा जाता है, व्यवसायिक हाइड्रोपोनिक आपके सामने प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस चीज के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अधिक उत्पादन कम समय में कैसे किया जा सकता है। मतलब अगर आप व्यवसायिक हाइड्रोपोनिक जो प्रणाली का अध्ययन करते हो, तो इससे क्या पता चलता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसलों को कैसे उगाया जा सकता है, इसके बारे में आपको पता चलता है।
अगले वाला पॉइंट है पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो पौधे को वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं भाई आपके सामने? हाइड्रोपोनिक में पौधे की वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है। कौन से कारकों पर निर्भर करती है आपके सामने? पोषक घोल की गुणवत्ता, आप जो भी पोषक घोल दे रहे हो, आप जिस प्रकार का आपके सामने जो घोल उसके अंदर डाल रहे हो, उसकी गुणवत्ता कैसे, किस क्वालिटी का आपके सामने उसका जो घोल है वो किस क्वालिटी का है। जल का तापमान, पानी है उसके अंदर जो घोल है उसके अंदर जो तापमान है, कितना तापमान है उस पानी का, उसके बारे में आपको पता चलता है। प्रकाश की मात्रा, कितनी मात्रा में आपके सामने जो प्रकाश है, सूर्य की किरणें है, उसको कितनी मात्रा में देनी चाहिए ताकि आपके सामने जो फसल है वो अच्छी क्वालिटी की उग सके। ऑक्सीजन की उपलब्धता, तो कोई भी पौधा होता है भाई उसको उगने के लिए यही 4 चीजों की जरूरत होती है। अच्छे क्वालिटी के पोषक तत्व मिल जाए, जल का तापमान है वो नियंत्रित रहे, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित रहे और ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो क्या रहे, नियंत्रित रहे। अगर ये 4 चीजें अगर किसी पौधे को मिल जाती हैं तो ये समझ लो कि वो पौधा अच्छी मात्रा में उग जाता है। हाइड्रोफोनिक नबाब पारंपरिक खेती, हाइड्रोफोनिक नबाब पारंपरिक खेती के क्या फायदे होते हैं भाई, कंपैरिजन करते हैं। हाइड्रोफोनिक में क्या होता है, कम पानी का उपयोग होता है, समझ में आ गया। पारंपरिक खेती में क्या होता है भाई, आपके सामने ज्यादा का ज्यादा पानी का उपयोग होता है। नहर से पानी दोगे, समझ में आ गया, कुएं से पानी दोगे, ड्रिप सिस्टम से दोगे तो भी काफी पानी यूज होता है। और हाइड्रोफोनिक्स में क्या होता है, आप संतुलित कर सकते हो, जितना पानी की जरूरत उतना ही पानी डालोगे। तेज वृद्धि होती है, क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि पोषक तत्व होते हैं ना, जितने भी पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों के अंदर उनके जड़ें ढली रहती है तो ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। कीट वगैरह कीट वगैरह लगने के कम चांसेस रहते हैं आपके सामने। धीमी वृद्धि होती है, क्यों, क्योंकि भूमि के अंदर कौन सा पोषण की कमी है ये अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं रहता है, तो इसलिए धीमी वृद्धि देखने को मिलती है पौधे को। साथ के साथ यहाँ पर जड़ें होती हैं, उसको सीधी पोषक तत्व मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने पोषक तत्व वो खींचना पड़ रहा है जड़ को, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए वृद्धि धीरे धीरे देखने को मिलती है। कम रोग, जो हाइड्रोफोनिक होता है उसके अंदर क्या था भाई, कीट वगैरह लगने कम चांसेस रहते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो पारंपरिक खेती होती है इसके अंदर क्या होता है, अधिक से अधिक रोग लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा रोग लगने के चांसेस रहते हैं। अधिक नियंत्रण, आप क्या कर सकते हो भाई, आपके सामने हाइड्रोफोनिक्स विधि होती है, इसके अंदर ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो चीजों को, और इसके अंदर कम नियंत्रित किया जा सकता है। आपके सामने पारंपरिक खेती होती है, इसमें आप बहुत कम चीजों को नियंत्रित कर सकते हो। अगले वाला पॉइंट आपके सामने क्षेत्र कार्य, फील्ड वर्क का क्या महत्व होता है। क्षेत्र कार्य में विद्यार्थी स्वयं हाइड्रोफोनिक्स प्रणाली को देखकर समझकर प्रयोग कर सीखते हैं। फील्ड वर्क क्या हो, फील्ड वर्क का अर्थ होता है कि जब बच्चों को प्रयोगशाला के अंदर ले जाकर बच्चों को हाइड्रोफोनिक्स प्रणाली को समझाया जाता है, उसको क्षेत्र कार्य के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र कार्य के क्या लाभ होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान होता है। बच्चे को किस प्रकार का होगा, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होगी आपके सामने कि किस किस प्रकार की जो फसलें भाई हाइड्रोफोनिक्स प्रणाली में कैसे कैसे फसलें उगती हैं, उसको आंखों से देख रहा है, आंखों से समझ रहा है, कौन से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, किस प्रकार के पानी वगैरह की जरूरत पड़ती है। आत्मविश्वास में वृद्धि, धीरे धीरे क्या होने लगता है भाई आपके सामने, आत्मविश्वास में उसके कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कृषि में रुचि बढ़ना, धीरे धीरे क्या होता है आपके सामने जो खेती होती है उसके अंदर जो कृषि होती है उसमें जो विद्यार्थी है उसकी रुचि बढ़ना शुरू हो जाती है। अगले वाला पॉइंट है हाइड्रोफोनिक्स अध्ययन के लाभ और सीमाएं। जो हाइड्रोफोनिक्स जो अध्ययन होता है इसके क्या लाभ होते हैं और क्या सीमाएं होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला, जल की बचत होना। क्या होता है आपके सामने जो जल है, पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत होती है। क्या होता है आपके सामने जो पानी होता है उसकी ज्यादा से ज्यादा बचत देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है कम भूमि की आवश्यकता, ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम जमीन के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा फसलों को उगा सकते हो। समझ में आ गया। तो एक तो पानी की बचत होती है, दूसरी कम भूमि में ज्यादा आपकी चीजें उगा सकते हो। उत्पादन अधिक होता है। क्या होता है आपके सामने, कम चीजों का उत्पादन, कम जरूरतों में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देख सकते हो। तो हाइड्रोफोनिक्स का यही लाभ है, पानी की बचत होती है, भूमि की जरूरत नहीं पड़ती है और अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। कमियां क्या क्या होती है भाई आपके सामने, प्रारंभिक लागत ज्यादा। अगर स्टार्टिंग में हाइड्रोफोनिक्स प्रणाली को लगाओगे तो भाई पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, बहुत अधिक खर्चा देखने को मिलता है ना। तकनीकी की ज्ञान आवश्यकता, अब कोई व्यक्ति को हाइड्रोफोनिक्स का एच नहीं पता, वो कैसे हाइड्रोफोनिक्स लगाएगा, तकनीकी ज्ञान होना भी जरूरी होता है उसके लिए। तो ये था आपके सामने बच्चों पूरा का पूरा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का पेपर, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।